एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रिक्शा ड्राइवर का नाम अब्दुल कदीर था। शारिक को उसकी बातों से अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मुखलिस आदमी है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। कदीर की उम्र 30-32 के लगभग होगी। 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 1 साल बाद बच्ची की विलादत के दौरान बीवी का इंतकाल हो गया। 1 महीने बाद बच्ची का भी इंतकाल हो गया। कदीर अकेला ही था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। चाय पीने के बाद वो शारिक को इचरे ले आया। वो जिस मकान में रह रहा था वो किसी तवेले से मिलता जुलता था। लकड़ी का गेट था और उससे आगे लंबा चौड़ा सहन और उसके बाद 2 कमरे थे जिनके सामने बरामदा भी था। कमरों के साथ दूसरी तरफ बावर्ची खाना था और बाहर वाले गेट के करीब ही टॉयलेट था जिस पर टीन की छत थी और दरवाजे की जगह टाट पड़ा हुआ था। सहन में घनी छांव वाला दरख्त था। दरख्त के नीचे एक पुराना सा रिक्शा भी खड़ा था। कदीर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, ये ले मेरे यार, ये है वो रिक्शा जो तुमने चलाना है, इसकी टंकी फुल है। शारिक ने उसे घूरा, बोला, ये किसका रिक्शा है? कदीर बोला, मेरा है। मैंने कहा था ना कि अपनी जमानत पर रिक्शा दिलाऊंगा, जा ले जा इसे। मैं रात को 11 बजे वापस आता हूँ। वैसे तू गेट की एक चाबी अपने पास रख ले ताकि तुझे रिक्शा लाने और ले जाने में परेशानी ना हो। शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, अजीब आदमी हो तुम, मुझे जानते तक नहीं और न सिर्फ अपना रिक्शा दे रहे हो बल्कि घर की चाबी भी। कदीर बोला, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो क्या हुआ? ना तो तुम रिक्शा लेकर भाग जाओगे और ना मेरा मकान। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता है। शारिक बाऊ, उसे आजमाने की जरूरत नहीं होती। शारिक उछल पड़ा, बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? कदीर बोला, मैंने तुम्हें उस वक्त पहचान लिया था जब तुम पहली मर्तबा मेरे रिक्शे में बैठे थे और मैं तुमसे बातें कर रहा था। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। कदीर रिक्शे के करीब आया और सीट पर रखी हुई गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। उसका पहला सफा सीधा करके शारिक के सामने कर दिया। बोला, ये आज का अखबार है, ये देख लो। शारिक ने अखबार ले लिया और उसके साथ ही उसके दिमाग में तेज सनसनाहट सी होने लगी। पहले सफे पर वो खासा बड़ा इश्तिहार था जिसमें शारिक की तस्वीर भी नुमाया तौर पर शामिल थी। उसके साथ तस्वीर की जगह के बराबर खाली बॉक्स बना हुआ था। उसके नीचे समीना का नाम लिखा हुआ था। ये इश्तिहार हुकूमत की तरफ से शाया हुआ था। इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले या इनके बारे में मुसद्दिका इत्तला फराहम करने वाले को 20-20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शारिक कदीर की तरफ देखते हुए बोला, तुमने ये इश्तिहार पढ़ा था और मुझे पहचान लिया। 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है कदीर। मुझे पहचान लेने के बावजूद तुमने मुझे गिरफ्तार करवाने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने घर ले आए। कदीर गहरा सांस लेते हुए बोला, शारिक बाबू, मैंने कहा था ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। शारिक बोला, इस इश्तिहार में यह भी लिखा है कि इन दोनों को पनाह देने वालों को भी सख्त सजा दी जाएगी। कदीर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने पढ़ा है। शारिक ने कहा, उसके बावजूद? कदीर ने उसकी बात काटी, बोला, इस बहस को छोड़ दो शारिक बाबू। ये जरूरी नहीं कि पुलिस ने जिस शख्स को मुजरिम करार दे दिया है वो मुजरिम ही हो। कुछ लोग तो वाकई मुजरिम होते हैं और कुछ को मुजरिम बना दिया जाता है। मेरे सामने तो तुम्हारी मिसाल है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शारिक बोला, वो कैसे? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कदीर खामोश हो गया, फिर बोला, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत अरसे तक देखा है। मोहल्ला हवेलियां, कूचा लाला हरनाम दास, तुम्हारा बचपन वहीं गुजरा था। फिर जब तुम सजा काट आए तो मासी मरियम ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी। मैं मासी मरियम के साथ वाले घर में रहता था। मेरा बचपन और जवानी उसी मोहल्ले में गुजरी है, इसीलिए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें मुजरिम नहीं समझता। मुजरिम तो वो माशरा और वो कानून है जो एक शरीफ आदमी को रास्ते से भटका देता है। शारिक बोला, मुजरिम दरअसल कानून नहीं, कानून के वो मुहाफिज हैं जिन्होंने इसे आमदनी का जरिया बना लिया है। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम जैसा एक मुखलिस दोस्त मिल गया जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? अखबार में शाया होने वाली मेरी तस्वीर तो बहुत पुरानी है। कदीर बोला, अगर मैंने तुम्हें पहले से न देखा होता तो कभी न पहचान सकता। वैसे इत्मीनान रखो शारिक बाबू, इस तस्वीर की वजह से तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। खैर एक बात बताओ, शारिक ने पूछा। वो क्या? कदीर बोला, जब तुम मुझे चीचों की मलियां वाली कहानी सुना रहे थे तो मैं दिल ही दिल में बहुत हंस रहा था। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें रिक्शे की जरूरत क्यों पड़ गई? शारिक बोला, मैं दरअसल रिक्शा ड्राइवर के भेस में कुछ लोगों की निगरानी करना चाहता था।
इस तरह आदमी कम से कम पुलिस की चेकिंग से बच जाता है। पुलिस रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों को नजरअंदाज कर देती है। इस तरह मैं किसी कदर आसानी से घूम सकता हूँ। कदीर बोला, तो ये काम मुझे बताओ शारिक भाऊ, मैं हाजिर हूँ। शारिक चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, जरूर, मुझे तुम जैसे मुखलिस और काबिल एतमाद दोस्तों की ही जरूरत है। कदीर बोला, दोस्त नहीं भाई समझो, तुम हर कदम पर मुझे अपने साथ पाओगे। वो थोड़ी देर खामोश हुआ, फिर बोला, ये बताओ मासी मरियम कैसी है और उसकी बेटी क्या नाम था उसका, मैं तो भूल ही गया। खैर वो दोनों कैसी हैं? हाजी ने बड़ी ज्यादती की उनके साथ। शारिक बोला, वो दोनों मेरे पास हैं और खैरियत से हैं। हाजी अपने किए की सजा भुगत रहा है, लेकिन अब बाकी बातें यहाँ नहीं, घर चलकर होंगी। माँ जी तुम्हें देखकर भी बहुत खुश होंगी। कदीर उलझी हुई नजरों से देखने लगा, बोला, माँ जी कौन? शारिक ने कहा, तुम्हारी मासी मरियम और मेरी माँ जी। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, यहाँ टेलीफोन है क्या? उसने टेलीफोन का तार देख लिया था। कदीर बोला, अब्बा जी ने ये जगह किराए पर दी हुई थी, टेलीफोन किराएदारों ने लगवाया था। 6-7 महीने पहले मैंने ये जगह खाली करवा ली। लोहारी वाला मकान मैंने बेच दिया था। अब इस मोहल्ले का भी मजा नहीं रहा, वो लोग ही नहीं रहे। शारिक इधर उधर देख रहा था। ये दरअसल इचरे के बगल में एक गैर कानूनी बस्ती थी। इक्का दुक्का वर्कशॉप थे और बस्ती के ज्यादा मकान गोदामों के तौर पर इस्तेमाल होते थे, इसीलिए दिन के वक्त भी इस तरफ सन्नाटा था। शारिक ने कहा, ठीक है कदीर, अब चलो, बाकी बातें घर पर होंगी। कदीर अपना रिक्शा बाहर ले आया, उसने गेट को ताला लगा दिया। इसी दौरान शारिक सीट पर बैठ गया। कदीर ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए पूछा, कहाँ जाना है? शारिक बोला, गुलबर्ग, जहां से आए थे। रिक्शा उस आबादी से निकलकर मेन रोड पर आ गया। शारिक बड़ी गहरी नजरों से उस इलाके का जायजा ले रहा था। उसके ख्याल में कदीर का मकान उसकी खुफिया सरगर्मियों के लिए एक आइडियल जगह हो सकती थी और कदीर उसकी मदद करने को भी तैयार था, ये जानते हुए भी कि शारिक की गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए इनाम और उसे पनाह देने वाले के लिए सख्त तरीन सजा का ऐलान किया गया था। उसके बावजूद वो शारिक की मदद करने पर आमादा था। वो शारिक के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसे बेकसूर समझता था और इसीलिए शारिक को अपनी मदद की पेशकश भी की थी। गुलबर्ग के इलाके में पहुंचकर शारिक उसे रास्ता बताता रहा और बिलाखिर उसने कोठी के सामने रिक्शा रुकवा लिया। दोनों नीचे उतर आए। कॉल बेल के जवाब में गेट का छोटा दरवाजा रजिया ने खोला। शारिक के साथ एक अजनबी को देखकर वो झिझक गई। कदीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे रज्जो, पहचाना नहीं? अरे मैं कदीर हूँ, भूल गई मुझे? मैं अम्मा रेशमा का बेटा हूँ, लोहारी में तुम्हारे पड़ोस में रहता था। रजिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बोली, हाँ मैंने पहचान लिया कदीर भाई। अम्मा रेशमा कैसी हैं? कदीर बोला, अम्मा तो उन्हीं दिनों गुजर गईं जब तुम लोग अपना घर छोड़कर चले गए थे। रजिया ने अफसोस का इजहार किया। बोली, बड़ा अफसोस हुआ कदीर भाई। आओ अंदर आओ, अम्मा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मरियम वाकई कदीर को देखकर बहुत खुश हुई। पुराने मोहल्ले का पहला आदमी था जो उनसे मिला था। वो देर तक बैठे पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। कदीर ने दोपहर का खाना भी वहीं खाया था। खाने के बाद शारिक उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया और देर तक उससे बातें करता रहा। शारिक बोला, तुम्हारा वो मकान मेरे मकसद के लिए एक आइडियल जगह है, अगर तुम इजाजत दो। कदीर ने उसकी बात काटी। बोला, इजाजत? शारिक बाबू, मैं आपको चाबी दे चुका हूँ, अब इजाजत कैसी? वैसे वो मकान वाकई एक आइडियल जगह है। वहां तो दिन को भी सन्नाटा रहता है और रात को तो किसी बंदे को भी ज़िबा कर दो तो किसी को खबर ना हो। शारिक बोला, ठीक है, मुझे ऐसी ही जगह की जरूरत थी जहां किसी की मुदाखलत ना हो। ये कोठी मैंने अम्मा और रजिया के लिए किराए पर ले रखी है। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। मेरी वजह से इन दोनों माँ बेटी को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि अब ये दोनों आराम और सुकून से रहें। कदीर बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ रहा हूँ शारिक बाबू। इस कोठी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वो अभी बातें कर रहे थे कि समीना और शापरी भी पहुंच गईं। शारिक ने उनका तारुफ करवाया तो समीना के नाम पर कदीर उठकर खड़ा हो गया। कदीर बोला, आप तो औरत नहीं शेरनी है समीना बीबी, आपके नाम की तो बड़ी दहशत फैली हुई है। समीना मुस्कुराते हुए बोली, हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ। समीना वहीं बैठ गई थी जबकि शापरी अपने कमरे में चली गई। शारिक ने उन दोनों को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि वो थकी हुई हैं। हालांकि सफर भी ज्यादा तवील नहीं था। शारिक ने पूछा, क्या रहा समीना, उनसे मुलाकात हुई या नहीं? समीना बोली, मुलाकात हो गई, बल्कि वो दोनों हमारे साथ ही लाहौर वापस आ गए। शारिक ने उलझी हुई नजरों से देखा। बोला, क्यों, क्या तुमने उन्हें मेरा पैगाम नहीं दिया? समीना बोली, पैगाम तो मैंने दे दिया था, मगर जफरी ने कहा कि मजीदे की मुदाखलत की वजह से कुछ ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। इन हालात में हमें किसी भी वक्त उनकी जरूरत पड़ सकती है। वो दोनों गड़ी शाहू में जफरी के एक दोस्त के यहाँ चले गए हैं। जफरी ने मुझे पता समझा दिया है। शारिक बोला, अच्छा, तुम वो पता जरा मुझे भी समझा दो और जाकर आराम करो, बहुत थकी हुई लग रही हूँ। समीना बोली, हाँ थकी हुई भी हूँ और भूख भी लग रही है, हमने अभी तक कुछ खाया नहीं। फिर वो शारिक को जफरी के दोस्त रहमान का पता समझाने लगी और कुछ देर के बाद वो उठकर ड्राइंग रूम से निकल गई। कदीर ने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है शारिक बाबू? शारिक बोला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम ऐसा करो अपना दूसरा रिक्शा मुझे दे दो, मैं शहर का चक्कर लगाना चाहता हूँ।
रात 9 बजे के बाद तुम अपने घर पर ही रहना, मैं फोन पर तुमसे बात करूंगा। कदीर बोला, तुम यही रिक्शा रख लो शारिक बाबू, मैं अब घर जाकर आराम ही करूंगा। 9 बजे से पहले भी जब चाहो फोन कर लेना। कदीर सोफे से उठ गया। उसने रिक्शे की चाबी शारिक के हवाले कर दी। फिर बोला, ये रिक्शा मैंने बड़ा टाइट रखा हुआ है, पहली किक में स्टार्ट होता है, तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करेगा। शारिक बोला, परेशान करेगा तो मैं इसका इलाज भी कर लूंगा। वो उसके साथ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया और उसे रुखसत करने के लिए मेन गेट तक आया। कदीर के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद शारिक भी घर से निकला। उसका हुलिया रिक्शा ड्राइवरों जैसा ही था। सर पर गोल्फ कैप की बजाय मफलर की किस्म का एक कपड़ा लपेटा हुआ था। वो गुलबर्ग से निकलकर सीधा गड़ी शाहू पहुंच गया। उस आबादी के पिछली तरफ रेलवे लाइन के सामने उसे रहमान का मकान तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश न आई। दस्तक के जवाब में दरवाजा एक अधेड़ उम्र औरत ने खोला। अगर उस घर में खुशहाली होती तो वो औरत खासी हसीन हो सकती थी, लेकिन गरीबी ने उसका हुस्न गारत करके रख दिया। उस औरत ने बड़े शाइस्ता लहजे में पूछा, जी किससे मिलना है? शारिक बोला, रहमान से, मैं उसका दोस्त हूँ। दोस्त का लफ्ज सुनकर उस औरत का रवैया एकदम बदल गया। उसकी सारी शाइस्तगी रुखसत हो गई, चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। बोली, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, न खुद कोई काम धंधा करते हैं न उसे करने देते हैं। 2 मुफ्त खोरे पहले भी आकर बैठे हुए हैं, खाना भी खिलाओ, चाय भी बार बार पिलाओ। दोस्त कहीं के। वो बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। शारिक को उसकी बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि रहमान बेकार था, कोई काम धंधा नहीं करता था। सितम ये कि उसके दोस्त भी घर पर आते रहते होंगे। इस तकलीफ सूरत हाल को वही औरत समझ सकती है जो सब कुछ भुगत रही हो। शारिक को वाकई अफसोस हुआ। कुछ देर के बाद एक आदमी दरवाजे पर आया। वो दुबला पतला मदकूक सा आदमी था। कई रोज का शेव बड़ा हुआ था, शक्ल से ही बीमार सा लग रहा था। शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, जफरी और पप्पू तुम्हारे यहाँ आए हैं, उनसे कहो शारिक आया है। रहमान बदहवास सा हो गया। शारिक बाबू, आओ आओ अंदर आओ शारिक बाबू। वो जल्दी से रास्ते से हट गया। शारिक के अंदर दाखिल होते ही उसने गर्दन निकाल कर इधर उधर झांका, जैसे अंदेशा हो कि किसी ने देख तो नहीं लिया। फिर उसने धड़ से दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। बोला, इधर आओ शारिक बाबू, इस कमरे में। वो औरत दूसरे कमरे के दरवाजे में खड़ी खा जाने वाली नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। शारिक रहमान के साथ एक कमरे में दाखिल हो गया, जहां रेगजीन के सोफों पर जफरी और पप्पू टांगे फैलाए बैठे हुए थे। वो दोनों उसे देख कर गड़बड़ा गए, एकदम उठकर खड़े हो गए। शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, जफरी, ये है तुम्हारा दोस्त रहमान। फिर वो रहमान की तरफ मुड़ गया। बोला, तुम कोई काम क्यों नहीं करते रहमान? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारी घरवाली कितनी परेशान है? मैंने एक छोटी बच्ची को भी देखा है। मर्द कमा कर न लाए तो औरत का परेशान होना फितरी अमर है। रहमान का चेहरा उतर गया। बोला, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला शारिक बाबू? शारिक बोला, तुम्हारे घर की हालत देखकर मैंने अंदाजा लगाया है। कोई काम क्यों नहीं करते? रहमान मुर्दा से लहजे में बोला, काम करता था शारिक बाबू, बाजार में तिक्के कबाब लगाता था, लेकिन फिर उस दुकानदार ने मुझे उठा दिया जिसके थड़े पर दुकान थी। इस तरह मेरा काम बंद हो गया। कोई और जगह मिल ही नहीं रही। जगह मिल भी जाए तो काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, और किसी दोस्त के सामने हाथ फैलाने की मुझे आदत नहीं। शारिक बोला, कल सबसे पहला काम तुम ये करोगे कि किराए की कोई दुकान तलाश करोगे, उसके बाद देखा जाएगा। रहमान बोला, दुकान तो एक है बड़े मौके की, लेकिन वो 1500 रुपए किराया और 50,000 रुपए पगड़ी मांगता है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ? शारिक ने जेब से 5000 रुपए के नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए। बोला, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम कल दुकान की बात करो। दुकान की बात करके बयाना दे दो, बाकी पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी दुकान चलती हुई देखना चाहता हूँ। रहमान की आवाज रिंद गई। बोला, शारिक बाबू, तुम तो मेरे घर में रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो। काम शुरू हो जाएगा तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुम्हारी पाई चुका दूंगा। शारिक बोला, मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे रहा, दिल लगाकर अपना काम करो और घर का ख्याल रखो। वो जफरी और पप्पू की तरफ मुड़ गया। बोला, मेरे यहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद तुम लोग भी निकल जाओ। हवेली की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पिछले मोड़ पर फीके चाय वाले की दुकान पर 6 बजे मेरा इंतजार करना। जफरी बोला, ठीक है शारिक बाबू, हम 6 बजे पहुंच जाएंगे। शारिक उन तीनों से हाथ मिलाकर निकल गया। उसका रिक्शा कुछ दूर खड़ा था। शारिक ने सीट पर बैठकर रिक्शा स्टार्ट किया और उसे बाजार की तरफ मोड़ कर ले गया। मजीदे का अड्डा भी दरअसल तिक्के कबाब की दुकान थी। उस वक्त दुकान बंद थी। इस किस्म के खाने पीने का कारोबार शाम के बाद ही होता था और ऐसी दुकानों पर खासी रौनक हुआ करती थी। मजीदा इस दुकानदारी की आड़ में अपना सफेद पाउडर का धंधा भी चलाता था। शारिक हल्की रफ्तार से रिक्शे को आगे निकाल ले गया। बाज लोगों ने रिक्शे को रुकने का इशारा किया था, लेकिन शारिक रिवायती रिक्शा ड्राइवरों की तरह इनकार में सर हिलाता हुआ रिक्शे को मेन रोड पर ले आया। शिमला पहाड़ी और असेंबली हॉल के करीब से होते हुए वो माल रोड पर निकल आया। एक जगह उसने रिक्शा सर्विस रोड पर रोक लिया और नीचे उतरकर आसपास देखा और फिर एक दुकान में घुस गया। कैमरों और फोटोग्राफी के सामान की एक बड़ी दुकान थी। एक सेल्समैन ये समझा कि शायद उसे अपने कैमरे के लिए कोई फिल्म चाहिए होगी। शारिक का हुलिया देखकर उसका तर्ज अमल भी बस एवं सा था।
लेकिन जब शारिक ने कोई अच्छा कैमरा दिखाने की फरमाइश की तो उसने 2-3 सस्ते किस्म के कैमरे दिखा दिए। शारिक बोला, किसी बड़ी दुकान पर मुलाजिमत करने का ये मतलब नहीं है कि तुम भी बहुत बड़े हो गए हो। ग्राहक के साथ इस किस्म का रवैया बदतमीजी कहलाता है। मैंने तुम्हें कोई अच्छा कैमरा दिखाने को कहा था। सेल्समैन ने उसकी बात काटते हुए रूखे लहजे में कहा, कैसा कैमरा चाहिए? शारिक ने 2-3 बढ़िया क्वालिटी और कीमती कैमरों के नाम लिए तो सेल्समैन चौंक गया। उसने शारिक को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर उसके मतलूबा कैमरे निकाल कर उसके सामने रख दिए। शारिक ने याशिका का ऑटोमेटिक कैमरा पसंद किया, उसके साथ फ्लैश लाइट भी थी। फिल्म के 2 रोल भी खरीदे, बार्गेनिंग किए बगैर कीमत अदा की और वो शॉपिंग बैग उठाकर दुकान से बाहर आ गया। जब वो रिक्शे के करीब पहुंचा तो ठिठक गया। शारिक जब रिक्शे में बैठने लगा तो हेड कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। उसे घूरते हुए बोला, ओए तुम्हें पता नहीं है यहाँ रिक्शा खड़ा करना मना है? शारिक जल्दी से जेब से 10 का नोट निकाल कर उसकी मुट्ठी में दबाते हुए बोला, गलती हो गई हवलदार जी, ख्याल रखूंगा आइंदा। हेड कांस्टेबल बोला, अब तो तुम याद रखोगे, जाओ ले जाओ रिक्शा। शारिक ने शॉपिंग बैग एहतियात से आगे बनी हुई बास्केट में रख दिया और रिक्शा स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। इचरे में कदीर के ठिकाने पर पहुंचने में शारिक को ज्यादा देर न लगी। कदीर घर पर ही था। रिक्शे की आवाज सुनकर उसने गेट खोल दिया और शारिक रिक्शे को अंदर लेता चला गया। शारिक ने पहले मकान का अच्छी तरह जायजा लिया, फिर छत पर जाकर रोशनदान में बाहर की तरफ से कैमरा फिट कर दिया। दरख्त की शाखें छत पर झुकी हुई थी और रोशनदान के करीब छत पर आसानी से छुपा जा सकता था। कदीर बोला, ये क्या कर रहे हो शारिक बाबू? शारिक बोला, देखते रहो, आज रात यहाँ पहला ड्रामा होगा। कदीर उलझन भरे लहजे में बोला, मैं समझा नहीं शारिक बाबू। शारिक बोला, समझ जाओगे, सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा। अपने सारे काम मुकम्मल करने के बाद वो घड़ी देखने लगा। 5:45 बज रहे थे। वो जफरी और पप्पू को लेने चला गया। उनकी वापसी तकरीबन आधे घंटे के बाद हुई। वो दोनों उसके साथ थे। इत्तेफाक से जफरी से कदीर की कुछ शिनासाई निकल आई। शारिक बोला, तुम दोनों अब यहीं रहोगे, आज की रात तो इस तरह गुजारा करना होगा, कल दिन में सामान वगैरह लाकर सेट कर लेना। जफरी बोला, तुम हमारी फिक्र मत करो शारिक बाबू, हम तो जमीन पर भी सो जाएंगे। शारिक बोला, मैं एक काम से जा रहा हूँ, मेरी वापसी तकरीबन 2 घंटे के बाद होगी। शारिक सीधा गड़ी शाहू पहुंचा। उसने रिक्शे पर ही बाजार के 1-2 चक्कर लगाए। मजीदे के अड्डे की दुकानदारी शुरू हो चुकी थी। दुकान के सामने वाले थड़े पर बड़े बड़े कबाबदानों पर तिक्के कबाब और चरगा वगैरह बन रहे थे। दुकान के सामने चंद बेंच पड़े थे जिन पर ग्राहक बैठे हुए थे। दुकान के अंदर भी ग्राहकों के बैठने का इंतजाम था। एक तरफ छोटा सा काउंटर भी बना हुआ था। वहां उस वक्त मजीदे की बजाय कोई और आदमी बैठा हुआ था। वो भी शक्ल से ही बदमाश लग रहा था। उसकी नोकदार मूछें खासी बड़ी थी। शारिक वापस आ गया। जफरी वगैरह उस वक्त चाय पी रहे थे। कदीर ने एक प्याली शारिक के हाथ में भी थमा दी। चाय पीते हुए शारिक ने फोन का रिसीवर उठा लिया और इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर मिलाने लगा। कॉल उस्मान ही ने रिसीव की थी। शारिक ने पूछा, हाजी के बारे में कोई नई इत्तला? उस्मान बोला, अभी तक कोई इत्तला नहीं है। शारिक बोला, ठीक है, लेकिन इस दौरान तुम्हें एक और काम करना है। मजीदे को जानते हो? उस्मान बोला, माझे गुज्जर का साथी? शारिक बोला, हाँ वही। गड़ी शाहू में उसकी तिक्के कबाब की दुकान है और उस दुकान पर वो सफेद पाउडर का धंधा भी करता है। उस दुकान पर लंबी मूछों वाला एक आदमी बैठा हुआ है, उसे उठाना है। मजीदे को नहीं छेड़ना, सिर्फ उस मूछों वाले को। उस्मान बोला, नोकदार लंबी मूछों वाला जुल्फी मजीदे का चचाजाद भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये तो बताओ चक्कर क्या है, क्यों उठवाना है? शारिक बोला, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जुल्फी को लेकर इचरे आ जाओ। मैं फीके चाय वाले की दुकान के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितनी देर में पहुंचोगे? उस्मान बोला, 11 बजे के आसपास। शारिक बोला, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उस वक्त रात के 8 बजे थे। शारिक एक बार फिर मकान का जायजा लेने लगा। कदीर ने ठीक ही कहा था कि रात के वक्त अगर यहाँ किसी आदमी को ज़िबा भी कर दिया जाए तो किसी को खबर ना होगी। इस कदर सन्नाटा था इस इलाके में। कदीर ने खाने का बंदोबस्त कर लिया था। 10 बजे के करीब उन्होंने खाना खाया और 11:15 बजे शारिक बाहर आकर सड़क पर खड़ा हो गया। सड़क की तरफ भी तमाम वर्कशॉप वगैरह थे। एक वेल्डर की दुकान थी जहां उस वक्त भी कोई काम हो रहा था। चमक बार बार फैल रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। 11:15 बजे के करीब सुर्ख रंग की एक कार शारिक के करीब आकर रुकी। शारिक मोहतात अंदाज में खड़ा हो गया। उसका दायां हाथ पहलू की जेब में रखे हुए पिस्तौल पर था। कार रुकी तो उसने झुक कर देखा। स्टीयरिंग के सामने इंस्पेक्टर उस्मान बैठा हुआ था। शारिक दरवाजा खोलकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने इंस्पेक्टर उस्मान से कहा, गाड़ी आगे बाईं तरफ गली में मोड़ो। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर बोला, वो कहाँ है? उस्मान बोला, डिक्की में। 2-3 मिनट के बाद वो कदीर के डेरे पर पहुंच चुके थे। जुल्फी को कार की डिक्की से निकालकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ था। शारिक के इशारे पर उसे खोल दिया गया। शारिक बोला, उस्मान, इससे ये मालूम करना है कि मजीदा छांगे के मुजंग वाले डेरे से असलहे की जो पेटियां लेकर गया था वो कहाँ रखी। तुम पुलिस के एक तजुर्बाकार ऑफिसर हो,
तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसी की जबान कैसे खुलवाई जा सकती है। अगर ये जबान ना खोले तो इसकी गर्दन मरोड़ दो। वो कुछ रुक कर बोला, वैसे ये काम मेरे आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर तुम हाजी के खिलाफ मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो किस हद तक जा सकते हो। इंस्पेक्टर उस्मान मुस्कुराया, बोला, गोया मुझे आजमाना चाहते हो। शारिक भी मुस्कुरा दिया, बोला, यही समझ लो। वो अपने साथियों को इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। पिछली तरफ जाकर बड़ी फुर्ती से मकान की छत पर चढ़ गया और रोशनदान से अंदर झांकने लगा। रोशनदान में कैमरा वो पहले ही फिट कर चुका था। इंस्पेक्टर उस्मान ने अपना काम शुरू कर दिया।